मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था पोजीशन ऑफ ए माइनर बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी हासिल करने से पहले 18 वर्ष होने से पहले उसकी क्या पोजीशन होती है। अब जो हमें करना है वो हम टॉपिक करेंगे पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी हासिल करने के बाद उसकी क्या पोजीशन होती है। तो जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है जिसमें से ये बताना पड़ता है कि वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ये नोटिस उसको अपने 18 साल कंप्लीट होने के 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ क्या करना होता है, उसको देना होता है। ही विल कंसीडर एज फुल फ्लैश पार्टनर। अगर वो इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं देता तो ये माना जाता है कि वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है और उसे अदर फुल फ्लैश पार्टनर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिमेन रहे पार्टनर की तरह, या वो क्या करे, ये चूज़ करे कि वो पार्टनर नहीं रहना चाहता। अगर वो ये इलेक्ट करता है कि वो रिमेन एज ए पार्टनर रहना चाहता है तो उसकी लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। अब उसको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी हिस्सा मिलेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म ने जितने भी काम करे हैं उसकी मेजॉरिटी हासिल करने से पहले उन सब के लिए भी वो क्या होगा, अब रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो रहना चूज़ नहीं करता तो उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक डेट से पहले, पब्लिक नोटिस से पहले उसकी क्या रहेगी, माइनर की तरह ही रहेगी। वो किसी भी फर्म के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पब्लिक नोटिस देने के बाद, आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस, वो फर्म के किसी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो दूसरे पार्टनर्स पे फाइल केस कर सकता है कि उसे उसके प्रॉफिट और एसेट्स में हिस्सा दिया जाए। उसके बाद आपका टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आती है, इट इज़ रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन डेट गवर्न द पार्टनरशिप। यानी कि ये एक तरह का वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या लिखी जाती है, टर्म एंड कंडीशंस लिखी जाती है कि पार्टनरशिप किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बेसिकली रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, बट ये बेटर रहता है कि ये रिटन हो, क्योंकि जिस चीज़ का रिटन प्रूफ होता है वो आगे फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में भी क्या आ जाती है, काम हो जाती है। ओरल एग्रीमेंट जो होता है वो मिस इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट इज डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। तो ओरल तो क्या होता है, कोई बात पार्टनर बाद में मुकर भी सकता है, नहीं मैंने तो ये बात कही नहीं थी। तो इस तरह की डिसएग्रीमेंट को अवॉइड करने के लिए बेटर रहता है कि पार्टनरशिप डीड किस तरह की बनाई जाए, रिटन ही बनाई जाए। तो ये मेनली रिटन ही होती है जिसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती है। आपको इसमें इसके लगभग 17 पॉइंट गिवन है, आपको 5 या 6 पॉइंट करने हैं। मैं बता देती हूँ कौन कौन से। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहली चीज़ जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है वो क्या होती है, फर्म का नाम क्या होगा और फर्म का एड्रेस कहाँ क्या होगा। फर्म का नाम डिसाइड करते समय किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए। पार्टनर्स के नाम और एड्रेस लिखे हुए होते हैं। अगर पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है 5 साल के लिए, 10 साल के, तो वो मेंशन होना चाहिए। बिज़नेस किस प्रकार का है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, जैसे कि किसी पार्टनर को 20% हिस्सा मिलता है, किसी को 60% हिस्सा मिलता है, किसी को 30% हिस्सा मिलता है, तो वो सब इसमें मेंशन होता है। किसी पार्टनर को कमीशन और सैलरी अगर दी जा रही है तो वो मेंशन होगा कितनी देनी है। फर्म पार्टनर्स को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती, पार्टनर फर्म को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सब चीज़ इसमें मेंशन होती है। ड्राइंग्स कितनी कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना % लगेगा, ऑडिट ऑफ द बुक, कोई भी 6 पॉइंट आप इसमें से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि पार्टनर्स को मिलते हैं। तो यही कहा जाता है कि अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो वो बेटर रहता है। और इसके रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership Act is not necessary to get the firm registered in formation, but can be some difficulties to getting it registered, and registration brings some facility in the wake. तो इट इज़ ऑलवेज़ यूज़फुल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। तो ये हमेशा यूज़फुल रहता है कि फर्म को क्या कराया जाए, रजिस्टर कराया जाए। आज हम इसके प्रोसीजर तक पढ़ेंगे, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, और कल ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग फर्म रजिस्टर्ड ऑल द
स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ये आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म करता है। पहले इसके पास क्या करनी पड़ती है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है और उस फॉर्म के साथ साथ फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की, वो डिपॉजिट करानी पड़ती है। जो फॉर्म होता है उसमें क्या क्या चीज़ भरनी होती है, फर्म का नाम, ऑफिस का नाम, अगर फर्म कहीं और भी प्लेसेस पे बिज़नेस कर रही है तो उन प्लेसेस के नाम, फुल नेम ऑफ एड्रेस और पार्टनर, डेट ऑफ एंट्री कि किस दिन एडमिट हुए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई गई है, सिग्नेचर ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब उसमें करने ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर रजिस्ट्रार इन सब इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो क्या दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है और फर्म क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। बस हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, ये टॉपिक हम कल कर लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है।